रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। मैं हूं जवाद बाकिर। शेख ने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। DGISPR कहते हैं कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को कामयाबी से जौहरी तजर्बात किए। 28 मई को कम अज कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की थी। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने 28 मई को खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया। मुसल्लह अफवाज एटमी तजर्बे में शामिल तमाम साइंसदानों और इंजीनियर्स को सल्यूट करती है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। DGISPR का बयान आया यौम तकबीर के हवाले से, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को कामयाबी से जौहरी तजर्बात किए। 28 मई को कम अज कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की थी। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने 28 मई को खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। मुसल्लह अफवाज एटमी तजर्बे में शामिल तमाम साइंसदानों और इंजीनियर्स को सैल्यूट करती हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं एटमी धमाके करके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क को नया इस्तेहकाम बख्शा है। ये दिन हम सब के लिए नाकाबिले फरामोश है। लाहौर में यौम तकबीर के हवाले से मुनक्किदा खसूसी तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की तारीख में एटमी धमाकों का फैसला याद रखा जाएगा। सब जानते हैं नवाज शरीफ ने भारी मुआशी पैकेज ठुकराया। मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया गया। जब नारों से गूंज उठी थी फजा चागी की नारे तकबीर के साथ। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि एटमी धमाके करके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क को नया इस्तेहकाम बख्शा। ये दिन हम सब के लिए नाकाबिले फरामोश है। लाहौर में यौम तकदीर के हवाले से मुनक्किदा खसूसी तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की तारीख में एटमी धमाकों का फैसला याद रखा जाएगा। सब जानते हैं नवाज शरीफ ने भारी मुआशी पैकेज ठुकराया। मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया गया। इस वक्त हमारे साथ टीवी टुडे के नुमाइंदे शुएब हाशमी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शुएब हाशमी, बताइएगा कि शहबाज शरीफ का वीडियो लिंक के खिताब में मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यौम तकबीर की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब भारत ने 5 एटमी धमाके किए तो नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। उनका कहना था कि फौजी क़यादत पर नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करने की तैयारी का कहा। उस वक्त अगर धमाके ना होते तो मुल्क नाकाबिले तस्खीर नहीं बन सकता था। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने बैरूनी दबाव को कबूल ना किया। हालांकि नवाज शरीफ को मौशी पैकेज का लालच भी दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ ने मौशी पैकेज की बजाय एटमी धमाके कर दिए। इसमें कोई शक नहीं कि एटमी प्रोग्राम भुट्टो ने शुरू किया, मंतकी अंजाम तक नवाज शरीफ ने चागी के पहाड़ों में धमाके करके पहुंचाया। शहबाज शरीफ का यौम तकबीर की तकरीब से मजीद खिताब में ये कहना था कि नवाज शरीफ ने 6 एटमी धमाके करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि एटमी प्रोग्राम के लिए हर तरह की कुर्बानी भी दी। उनका कहना था कि बलूचिस्तान के इलाके चागी में भारत का गुरूर खाक में मिलाया गया। 28 मई को चागी के पहाड़ों में नारा तकबीर बुलंद हुआ। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि 28 मई का दिन पूरी दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। नवाज शरीफ ने फैसला किया कि कौम सर उठाकर जिएगी, जबकि कायदे आजम ने पाकिस्तान के लिए जो ख्वाब देखा, नवाज शरीफ ने 28 मई को एटमी धमाके करके इस ख्वाब को तकमील दी। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी। कौम सर उठाकर जीगे, जिसमें नवाज शरीफ ने ही ये कदम उठाया। बेशक जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया था। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एटमी धमाकों का फैसला करके नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बनाया है। एटमी प्रोग्राम का आगाज जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखा था। बैरूनी कुव्वतें हम पर दबाव डालती थी एटमी प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाएं। मुश्किल व फैसले का वक्त आया तो जमहूरी हुकूमत ही फैसला कर सकती थी। अमरीकी, बरतानवी, फ्रांसीसी वुज़राए आज़म के टेलीफोन आए और प्रेशर आया, लेकिन नवाज शरीफ ने फैसला किया कि कौम को नाकाबिले तस्खीर बनाया जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसकी बुनियाद रखी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि एटमी धमाकों का फैसला करके नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बनाया। एटमी प्रोग्राम का आगाज तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखा। बैरूनी कुव्वतें हम पर दबाव डालती थी एटमी प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाएं। मुश्किल फैसले का वक्त आया तो जमहूरी हुकूमत ही फैसला कर सकती थी। अमरीकी, बरतानवी, फ्रांसीसी वुज़राए आज़म के टेलीफोन आए और प्रेशर भी आया, लेकिन नवाज शरीफ ने फैसला किया कि कौम को नाकाबिले तस्खीर बनाया जाए। एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क के साथ मिलकर
कौम कोई समझौता नहीं कर सकती। मुआशी ताकत मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाती है। हमारे हौसले एटमी ताकत की तरह मजबूत हो चुके। लाहौर में यौम तकबीर के हवाले से मुनाकिदा तकरीब में खिताब करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा कि सरहदों पर फौज को मजबूत करने के लिए कौम पीछे खड़ी है। एटमी धमाकों के बाद भारत की जरूरत न थी कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देख सके। ऐसा कहना था कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का। उन्होंने कहा कि कौम की सालमियत पर कौम कोई समझौता नहीं करेगी। मुआशी ताकत मुल्क की नाकाबिले तस्खीर बनाती है। हमारी हौसले एटमी ताकत की तरह मजबूत हो चुके हैं। लाहौर में यौम तकबीर के हवाले से मुनाकिदा तकरीब में खिताब करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा कि सरहदों पर फौज को मजबूत करने के लिए कौम पीछे खड़ी है। एटमी धमाकों के बाद भारत की जरूरत न हुई कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। PIA तैयारा हादसे के 6 रोज बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड मिल गया। फ्रांसीसी टीम ने तीसरे रोज भी हादसे की जगह का दौरा किया और जदीद आलात का इस्तेमाल किया। एयरबस माहिरीन की टीम ने जाए हादसा का एक बार फिर दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे किए, जहां माहिरीन को तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड भी मिला। फ्रांसीसी टीम ने रनवे जाए हादसा के दौरे किए, जहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अमले समेत दीगर अफराद से सवालात किए। तर्जमान PIA का कहना है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड से तहकीकात में मदद मिलेगी। वॉइस रिकॉर्ड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के हवाले किया गया है। दूसरी जानिब जाए हादसा पर इमारतों की खुसूसी इंस्पेक्शन का टास्क भी तहकीकाती टीम को दे दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म ने तमाम तैयारा हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन तैयारा हादसे से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई और वज़ीर आज़म को अब तक तहकीकात से मुतालिक आगाह भी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कराची तैयारा हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने सिविल एविएशन हुकाम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि माजी में किसी तैयारा हादसा तहकीकाती रिपोर्ट को पब्लिक क्यों नहीं किया गया। जिनके प्यारे जाम हक हुए उनको वजूहात जानने का पूरा हक है। PTI हुकूमत शफाफियत पर यकीन रखती है। तैयारा हादसा को कई साल गुजर गए मगर तहकीकाती रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई। तमाम तैयारा हादसा को तहकीकाती रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रिपोर्ट पब्लिक होगी तो आइंदा के लिए मौसर इक़दाम भी हो सकेंगे। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि तैयारों को पेश आने वाले हादिसात की रिपोर्ट्स में किसी को बचाया ना किसी को फंसाया जाएगा। 22 जून को पार्लियामेंट और अवाम के सामने रख दिया जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए गुलाम सरवर खान का कहना था कि कराची में तैयारे का ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और जिम्मेदारान कौन है, इससे पूरी कौम का ताल्लुक है। एयरबस कंपनी की 11 रुकनी टीम तहकीकात कर रही है। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने हर चीज को अपने कब्जे में ले लिया है। फ्रांस में डिकोड के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। विफाकी वजीर का कहना था कि एक हादसा 2010 में भी हुआ था। आज एतराज करने वालों ने इस वक्त क्या किया था? पिछली हुकूमतों ने रिपोर्ट पब्लिक नहीं की तो हम क्या करें? PIA का पायलट काबिल एहतराम हमारा भाई था। पायलट के लवाहिकीन को यकीन दिलाता हूं शफाफ तरीके से इंक्वायरी होगी। रिपोर्ट में किसी किस्म की मुदाखलत का सोचा भी नहीं जा सकता। मुल्क के 60 जिला में टिड्डी दल ने डेरे जमा लिए। NDM ने रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 9, पंजाब में 10, सिंध में 10 अजला में टिड्डी दल ने मुतासिर किया है। मुल्क में टिड्डी दल के यलगार से 4 सूबों में सूरत हाल खराब होने का खदशा है। तर्जुमान NDMA का कहना है कि टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। 1127 टीमें लोकेट्स कंट्रोल ऑपरेशंस में शरीक है। गुज़श्ता 24 घंटों में 2,90,000 एकड़ रकबे का सर्वे किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि टिड्डी दल के खिलाफ कसीरुलजहती हिकमत अमली अपनाई है। पंजाब में कोरोना से निपटने के लिए सियासी इंतजामी टीम मुतहर्रिक है। वज़ीर आला पंजाब से मुल्तान में MNA आमिर डोगर और मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकात हुई, जिसमें कोरोना वबा से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुल्तान के तरक्याती पैकेज के तहत मुख्तलिफ मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर भी बातचीत हुई। इस मौका पर सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब में कोरोना से निपटने के लिए सियासी इंतजामी टीम मुतहर्रिक है। कोरोना और
ٹڈی دل کے خلاف کثیر الجہتی حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ کورونا کے خلاف کامیابی کے لیے عوام کا تعاون ناگزیر ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر منوعاً عمل کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کورونا سے خوفزدہ اپوزیشن رہنماؤں نے اہم ترین مسئلے پر بھی قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ پاکستانی قوم اپوزیشن رہنماؤں کے منفی رویے سے مایوس ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اپوزیشن کورونا پر بھی سیاست چمکانے سے باز نہیں آئی۔ حکومت کے بروقت اور مثبت اقدامات کو شہریوں نے سراہا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ بدقسمتی سے اپوزیشن کے پاس کورونا سے نمٹنے کا کوئی پلان نہیں، یہ عناصر ماضی کی طرح صرف بلند و بانگ دعوے ہی کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ فخر امام کہتے ہیں کہ ٹڈی دل سے متاثرہ کسانوں کو کھاد سمیت دیگر اشیاء پر 50 ارب روپے کی سبسڈی دیں گے۔ ٹڈی دل 27 برس بعد پاکستان میں داخل ہوئی۔ محکمہ زراعت ڈپٹی کمشنر اور پاک فوج کے جوان اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ فخر امام کی میڈیا سے گفتگو، ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کو کورونا وائرس کا چیلنج درپیش ہے۔ ٹڈی دل کا مسئلہ بھی سر اٹھا رہا ہے۔ وہ 27 برس کے بعد دوبارہ سے پاکستان میں داخل ہوئی اور روزانہ 170 کلومیٹر سفر کر رہی ہے۔ قومی ایکشن پلان کے تحت اس کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ زراعت ڈپٹی کمشنر اور پاک فوج اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ملک میں کاروبار کا آغاز ہو گیا ہے۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ چلنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ٹریفک وارڈنز کے درجنوں شہریوں کو جرمانے۔ عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ملک بھر میں نظام زندگی معمول کے مطابق چل پڑا، کاروبار بھی شروع۔ سندھ اور کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ چلنے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ٹریفک وارڈنز نے درجنوں شہریوں کو جرمانے کیے۔ کئی مقامات پر تلخ کلامی بھی ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے چینی برآمد کی اجازت دینے پر وزیر اعظم سے انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ پی پی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں عمران خان کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ سندھ میں کسی ایک بزنس مین یا کسی ایک مل کو سبسڈی نہیں ملی۔ اومنی گروپ کو 15%، 84% دیگر شوگر ملوں کو سبسڈی دی گئی۔ سندھ کے وزیر ناصر حسین کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں اور سبسڈی کو اومنی گروپ سے ملایا جا رہا ہے۔ انکوائری کمیشن نے جن ایکسپورٹرز کو مورد الزام ٹھہرایا ہے ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا کہ سندھ میں چینی پر سبسڈی کی وجہ گنے کی فصل کی زیادہ پیداوار ہے۔ سندھ حکومت نے جب سبسڈی دی تو بلا امتیاز دی۔ سندھ حکومت کی دی جانے والی سبسڈی میں غیر جانبداری تھی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ کوئی مشکل اور کوئی قربانی نہ کبھی پہلے نواز شریف کی خدمت کی راہ میں رکاوٹ بنی اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں بن پائے گی۔ پاکستان کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے 22 برس مکمل ہونے پر اپنی ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ یوم تکبیر ہر سال نواز شریف کی اپنی مٹی سے وفا کی داستان سناتا ہے، وہ داستان جو وفاؤں سے شروع ہو کر جعلی سزاؤں پر ختم ہوتی ہے۔ مگر سلام ہے نواز شریف پر کہ کوئی مشکل اور کوئی قربانی نہ کبھی پہلے نواز شریف کی خدمت کی راہ میں رکاوٹ بنی اور نہ انشاءاللہ آئندہ بنے گی۔ مریم نواز نے کہا کہ پوچھو اس دھرتی کی مٹی کے ایک ایک ذرے سے، اس کے دریاؤں میں بہتے پانیوں کی ایک ایک بوند سے کہ کون ہے جس نے اس چمن کو سنوارا ہے، اس کی سرحدوں کو اور آسمانوں کو ناقابل تسخیر بنایا ہے، وہ کون ہے جو سب قربان کر کے بھی عہد وفا نبھا رہا ہے اور نبھاتا رہے گا۔ قومی وقار اور سالمیت ہمارے لیے سب سے مقدم ہے۔ قومی ملک کی دفاع اور ترقی کے لیے ایک ہے۔ مریم نواز ایٹمی قوت بنانے والوں کی محنت کو اپنے خاندانوں سے نہ جوڑیں۔ کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر ہر بار میدان سے بھاگنے والوں سے قوم آگاہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مریم نواز پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والی ایک نسل کی محنت اور کاوش کو ہر چیز کی طرح اپنے خاندان سے نہ جوڑیں۔ مریم نواز کی قیادت کی وفا مٹی سے نہیں بلکہ پیسے سے رہی۔ ان وفاؤں کی تصویریں ایون فیلڈ اور دیگر جائیدادوں کی صورت دنیا بھر میں نظر آتی ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وقار اور سالمیت ہمارے لیے سب سے مقدم ہے۔ قوم کے بچوں کا مستقبل چھین کر اپنی اولادوں کی زندگی بنانے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔
पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि एटमी धमाकों का क्रेडिट लेने पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ एटमी धमाकों के सख्त खिलाफ थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि अगर एटम बॉम्ब इत्तेफाक फाउंड्री में तैयार हुआ होता तो फिर कौम ऑल शरीफ को क्रेडिट देने को तैयार है। नवाज शरीफ आलमी कुव्वतों के साथ माली लेन देन के लिए तैयार थे। इनके दौर में वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब ने अपनी किताब में इस बात का एतराफ़ भी किया है। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 36 मरीजों का इंतकाल हो गया। अमवात 1260 हो गई। मजीद 2000 अफराद में वायरस की तशख़ीस से मरीजों की तादाद 61,144 हो गई। 20,231 मरीज सेहतयाब भी हुए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 36 मरीज इंतकाल कर गए, जिससे अमवात की तादाद 1260 हो गई। सिंध में 380, पंजाब में 381, खैबर पख्तूनख्वा में 425, बलूचिस्तान में 41, गिलगित बल्तिस्तान में 9, आज़ाद कश्मीर में 5 और इस्लामाबाद में 19 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान भर में 24 घंटों के दौरान 2000 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई, जिससे मरीजों की तादाद 61,144 हो चुकी है। पंजाब में 22,037, सिंध में 24,206, खैबर पख्तूनख्वा में 8,483, बलूचिस्तान में 3,616, गिलगित बल्तिस्तान में 651, इस्लामाबाद में 2,013, आज़ाद कश्मीर में 219 मरीज हो चुके हैं। मुल्क भर में 20,231 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 3,58,000 हो गई है। मरीजों की तादाद 58,15,000 तक जा पहुंची। 25,15,000 अफराद अब तक सेहतयाब हो गए। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,58,000 अफराद को निकल चुका। मरीजों की तादाद 58,15,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 17,40,000 अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका। हलाकतों की तादाद 1,02,000 से बढ़ गई। अमेरिका के बाद बरतानिया में हलाकतें सबसे ज्यादा हैं। बरतानिया में 37,460, इटली में 33,072, स्पेन में 27,118, फ्रांस में 28,600, जर्मनी में 8,533 अफराद हलाक हो चुके। कनाडा में 6,756, रूस में 4,142, भारत में 4,540, तुर्की में 4,431, ईरान में 7,627, अफगानिस्तान में 242 और सऊदी अरब में 425 अमवात हो चुकी हैं। शहर कायद में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ने लगी है। मजीद 2 अरकान सिंध असम्बली में वायरस की तशख़ीस हो गई है। सिंध असम्बली के 2 अरकान सादिया जावेद और साजिद जोखियो में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिस पर उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अरकान सिंध असम्बली की तादाद 8 हो गई है, जबकि दीगर अरकान में पीपल्स पार्टी के रुकन डॉक्टर सहराब सरकी और लियाकत आसकानी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। सूबाई वजीर मुर्तज़ा बलोच कोरोना की वजह से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। सिंध में अब तक 3 अरकान सिंध असम्बली कोरोना वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। कौमी एयरलाइन के तैयारे में इजाफे अमले के सवार होने पर एयरलाइन को मैनचेस्टर और अबूधाबी एयरपोर्ट पर भारी जुर्माना कर दिया गया। कौमी एयरलाइन के तैयारे में 3 कॉकपिट क्रू ज्यादा होने पर इसे मैनचेस्टर और अबूधाबी में जुर्माने का सामना करना पड़ा, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एयरलाइन पर जुर्माना आयद किया। फीकस 1,680 पाउंड जुर्माना आयद किया गया। बरतानिया ने PIA को 12 फ़ज़ाई अमले की इजाज़त दी थी, मगर PIA के प्रवास से 15 फ़ज़ाई अमला मैनचेस्टर पहुंचा, जिस पर मजबूरी तौर पर 5,000 पाउंड का जुर्माना किया गया। जबकि अबूधाबी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी कौमी एयरलाइन को 50,000 दरहम जुर्माने का नोटिस दिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी ज़हाफ़त, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले।
शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें शजरुद्दीन टीवी टुडे। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी ज़हाफ़त, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें शजरुद्दीन टीवी टुडे। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने खबरदार किया है कि 18वीं तरमीम को छेड़ा तो हुकूमत को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये भी कहा कि हुकूमत ने चीनी की बरामद की इजाजत देकर मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 28 मई यौम तकबीर के हवाले से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें दीगर सियासी जमातों के अफराद ने भी शिरकत की, जिनसे सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाहां रहा है और आलमी अमन को कायम रखने में अपना किरदार अदा करता रहा है। 28 मई हमारा तारीख का अहम तरीन दिन है। भारत अगर एटमी धमाके ना करता तो हम किसी सूरत धमाके ना करते, मगर नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके खत्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम कर दिया, जबकि भारत आज भी मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म जबर करके पाकिस्तान के साथ सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और अब खबरें मौसम की।
जज़ीरा अरब, खलीज अदन और यमन में हवा के कम दबाव से समंदरी तूफान का खदशा बढ़ गया है। महकमे मौसमियात ने बहिरा अरब, खलीज अदन और यमन में हवा के कम दबाव से समुद्री तूफान बनने का इम्कान जाहिर कर दिया है। 1 से 2 जून के दौरान बहिरा अरब में हवा का कम दबाव साइक्लोन में तब्दील भी हो सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा के कम दबाव से बनने वाले समुद्री तूफान को निसारगार का नाम दिया जाएगा, जो बांग्लादेश का तजवीज़ करता है। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़े पर सालसी की पेशकश कर दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि अमेरिका, चीन और भारत तनाज़े में सालसी के लिए तैयार हूं और दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मसले को हल भी करवा सकता हूं। उन्होंने अपने सालसी की पेशकश के हवाले से दोनों ममालिक को आगाह भी कर दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अमेरिकी सदर ने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका अफगानिस्तान में जंगजू फौज का नहीं बल्कि एक पुलिस फोर्स का किरदार अदा कर रहा है। 19 साल के बाद अब वक्त आ गया है कि अफगान अपनी सरजमीन की खुद हिफाजत करें। हम अपने फौजियों को वतन वापस ला रहे हैं, लेकिन सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आलमी उफक से अब खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा जोसेफ बोरेल ने कहा है कि आलमी ताकत का तवाज़ुन अमरीका से एशिया मुंतकिल हो रहा है। अमरीका अब दुनिया की रहनुमाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तारीख में कोरोना वायरस का फैसला कुन मोड़ के तौर पर देखा जाएगा। यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा जोसेफ बोरेल ने जर्मन सिफारतकारों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तज्जियाकार अरसे से अमरीका की सरबराही में चलने वाले आलमी निज़ाम के खात्मे और एशियाई सदी की आमद का बातें कर रहे थे। माहिरीन जिस एशियाई सदी की आमद की पेशगोई कर रहे थे, इसका शायद ज़हूर हो चुका है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जनरल असम्बली से इमरान खान खिताब कर रहे हैं। And we did the lockdown. Everything came to a standstill, as it did in most economies of the world, where they were trying to cope with the stopping the spread of the coronavirus. And when everything came to a standstill, the biggest issue for us was how to look after the most vulnerable section of our population. And the people affected in the non-formal sector of our economy. We in our country, out of a population of 220 million people, the vulnerable section of the society was almost 150 million people. Non-formal sector, daily wages, weekly wages, whose family depended upon them earning money so that they could eat. So we then started this big cash handout, one of the biggest programs in Pakistan's history. We doled out $8 billion to stimulate our economy and, of course, to give cash to the most vulnerable section of our society. But the problem was, and the problem is, we have falling exports. We have falling remittances. We were trying to big, ambitious plans to revive our tourism sector. All this took a nosedive. And I know that this is the problem with most of the countries, but specifically the developing countries face this problem. To put things in perspective, the total amount of stimulus we could afford to give to our economy, and that was the biggest stimulus ever in our history, we managed to give $8 billion. And so when you compare it with countries like the United States, from what I heard, they're giving $3 trillion, Germany $1 trillion, euros, Japan $1 trillion. The developing world, we calculated, has given $7 trillion to stimulate the economy. And when you compare that with the developing world, unfortunately, we do not have the fiscal space to revive our economy, to look after the most vulnerable section of our society. And in case of our country, we had this
we still have this huge, ambitious program of fighting climate change by planting 10 billion trees. So all this money got diverted into dealing with the effects of the coronavirus lockdown. So all I want to say is that it is very important for the developing world to, at this critical juncture, look after the people of the developing world which are struggling. When I spoke to the prime ministers of Ethiopia, of the president of Egypt, prime minister of Nigeria, all of them are facing similar problems to what we are facing. And therefore, I really welcome the G20 for taking this big initiative of giving debt relief. But bear in mind, this really has to be thought through. This stimulus, this help to the developing world, I'm afraid has to be much bigger than so far it is being envisaged. Because, you know, you have the developing world with 1.5 billion people. You have, the developed world, but the developing world with a population of 6 billion people, unless the problem is dealt with holistically as a global problem with global solutions, the world is not going to recover from this recession if the bigger part of the world's population is wallowing into poverty. So therefore, I again, Mr. Secretary General, I congratulate you. I think this is again a great initiative. I want to, again, Prime Minister Trudeau, to you and the Jamaican Prime Minister, again, I want to say that this is, please pursue these initiatives. It is very important that the world, which became insular when COVID-19 hit the world, it's very important that the world now looks at this whole issue globally. And therefore, I'm sure if the developed countries put their minds together and treat this as a global situation, I think that we will all come out of it unscathed. Right now, things look bleak, but I think if we deal it as a global issue, I think that the world will come out of it. Thank you very much. وزیر اعظم عمران خان کا اجلاس سے خطاب. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے ترقی پذیر ممالک زیادہ متاثر ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ نائجیریا، مصر، ایتھوپیا کو ہمارے جیسے مسائل کا سامنا ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ان کا خطاب کے دوران کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے بعد ترقی اور سرمایہ کاری ایک ورچوئل اجلاس تھا جہاں پر کرونا وائرس ایک عالمی مسئلہ ہے جس کا حل بھی مشترکہ ہونا چاہیے. وزیر اعظم نے کہا کہ کرونا وائرس سے پوری دنیا کی معیشت پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کرونا سے نمٹنے کے لیے پوری دنیا کو اقدامات کرنا ہوں گے. کرونا وائرس ایک عالمی مسئلہ ہے جسے مل کر نمٹنا ہوگا، ایسا کہنا تھا عمران خان کا. انہوں نے کہا ہے کہ کرونا نے عالمی معیشت پر برے اثرات مرتب کیے ہیں. کرونا اور اس کے بعد ترقیاتی کاموں کے لیے سرمایہ کاری پر عالمی ورچوئل اجلاس ہوا ہے جس میں عمران خان کا کہنا تھا کہ اس سے معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے. کرونا وائرس اس کے بعد ترقی کے لیے سرمایہ کاری پر عالمی ورچوئل اجلاس کر رہے تھے. خبروں کو سلسلہ اختتام کو پہنچانے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے.